जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम एस.के. झा सर के साइंस का जो बुक वॉल्यूम 2 आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि ग्रुप डी एवं एनटीपीसी CBT 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साइंस के सारे जितने भी एनटीपीसी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए अपना पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि रेखांकित चित्र से सतह के साथ बल का मान क्या होगा। यानी इसमें हमको क्या पूछ रहा है, इसमें हमको बल का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। यदि आपको इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हो रहा है, इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन दिया हो रहा है जिसमें दिया हो रहा है कि 2 kg क्या दिया है, 2 kg दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है और जी का मान दिया हो, तो इस तरह का यदि ये क्वेश्चन आता है तो उसमें यदि बल का मान पूछा जाता है तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एफ बराबर एम जी साइन थीटा होता है। क्या होता है? एफ बराबर एम जी साइन थीटा होता है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। एम कितना दिया हो, यानी कि एम मतलब क्या होगा, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान मेरा 2 kg हो गया। जी दिया हुआ है तो जी का मान कितना है? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और साइन 30 यानी कि थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान 30 डिग्री है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का यदि मान देखें तो उसका मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो चलिए इसी को हम पुट करते हैं। एम बराबर कितना दिया होगा? एम बराबर 2 दिया हुआ है। कितना? 2 kg। और जी बराबर कितना? जी बराबर 10 दिया हुआ है। और साइन थीटा का 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसको देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा बच गया कितना? मेरा बच गया 10। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 10 न्यूटन। न्यूटन यहाँ पर किस लिए लिखा है? न्यूटन यहाँ पर इसलिए लिखा है कि बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो आप यदि न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है न्यूटन हो गया, उसका क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल के अक्ष पर एक दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। यानी इसमें पूछ रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी और दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब और ध्रुव की दूरी पूछ रहा है। इसके जो बीच की दूरी होगी कितना होगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं। दर्पण की फोकस एफ के बराबर होगी या फिर एफ और 2f के बीच में होगी, 2f के बराबर होगी, 2f से अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2f के बराबर होगी। यानी कि जो दर्पण अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु प्रतिबिंब और ध्रुव के जो बीच बनेगी किसके बराबर होगी? वो 2f के बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वह हमेशा क्या होता है? काल्पनिक एवं सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। किस कारण से आकाश का जो रंग होता है कैसा होता है? नीला दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के विचलन के कारण। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो वो किस रंग होता है?
बैगनी, कौन सा रंग है, वह हो गया बैगनी। बैगनी का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और सबसे कम पूछेगा, यदि आपको पूछता है कि सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है, तो वह लाल रंग का, किसका, तो लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक बैगनी का होता है। प्रकीर्णन कहते हैं किसको है, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि अधिक जो फैलता है, यानी कि जिसका बिखराव अधिक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी किस माध्यम में आपको बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्वनि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्वनि दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि यदि दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर ठोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस। यदि यहाँ पर क्या लिख दे, यहाँ पर यदि लाइट लिख दे, लाइट यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि यदि आपको यहाँ पर प्रकाश लिख दे, तो वो प्रकाश का जो सबसे अधिकतम मान किस में होता है, वो हो जाता है निर्वात में, क्या हो जाता है, निर्वात में। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि प्रकाश रहेगा तो उसका मान अधिकतम निर्वात में हो जाएगा, लेकिन यदि ध्वनि रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान ठोस में हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। यदि हमको विद्युत धारा का पता लगाना है, परिपथ में विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, तो हम किस माध्यम से उसको पता लगा सकते हैं, तो उसका माध्यम क्या है, अमीटर के द्वारा, या फिर वोल्ट मीटर के द्वारा, या इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा, या गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो इसका जो हम पता लगाते हैं किसके द्वारा, तो गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा ही हम इसका पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है। 257 डिग्री पर जल की जो भौतिक स्थिति क्या होगी, तो गैसीय होगी, या फिर ठोस अवस्था में होगी, या प्लाज्मा में, या फिर तरल अवस्था में होगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गैसीय अवस्था में हो जाएगा। क्या, यह गैसीय अवस्था में होगी। क्यों गैसीय अवस्था में होगी, क्योंकि जल का जो उबलता है कितना डिग्री पर, जल का जो उबाल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, कितना, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो क्वथनांक होता है, यानी कि जो जम जाता है कितना डिग्री पर, वो 0 डिग्री पर जम जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह का और आता है जल से रिलेटेड, कि जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है। यानी कि कोई भी ठोस है, उसको दाबने पर कब कमी आएगी, यदि उसका वेग क्या है, उसका यदि वेग होगा, या क्षेत्रफल, या बल, या फिर संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में यदि हम वृद्धि करेंगे, तो यदि दाब लगाएंगे, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी दाब हमको कम लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रहती है। तो आसुत जल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आप जानिए कि आसुत जल कहते किसे हैं। तो आसुत जल उस जल को कहते हैं जिनमें अनेकों प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। क्या होती है, अनेकों प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसे हम आसुत जल कहते हैं। क्या, आसुत जल कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि उसमें सांस नहीं ले सकती है, परासरण मछली शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, या फिर इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, या फिर इसमें भोजन नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परासरण मछली के शरीर तरल पदार्थों को पतला कर देती है, जिसके कारण मछली उसमें जीवित नहीं रह पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अति ऊष्माक्षेपी है। क्या है, एक अति ऊष्माक्षेपी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी कहता किसे है। क्या,
तो ऊष्माक्षेपी हम कहते किसे हैं? तो ऊष्माक्षेपी हम उसे कहते हैं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अधिक निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। चलिए देखते हैं। जल में वाशिंग सोडा डालना, या फिर जल में ब्लीचिंग पाउडर घोलना, या जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, या फिर कॉपर का सल्फेट घोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। क्या? जल में यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल घोलेंगे तो क्या होगा? अति ऊष्मा निकलेगी, यानी कि अधिक ऊष्मा निकलेगी, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी इन सब के मुकाबले में। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? आयन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या परमाणु हो जाएगा, या अणु हो जाएगा। तो इसको तो अधिकांश लोग देखते ही इलेक्ट्रॉन मारेंगे, जो कि एकदम गलत आंसर है। इसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है जो धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है। इसमें यदि दो अभिक्रिया होती है तो उसमें आयनों का क्या होता है? उसमें आयन का आदान प्रदान होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का। क्या? आयन का आदान प्रदान होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सीमेंट और जल को हम यदि मिलाते हैं तो उसमें जो अभिक्रिया होती है उसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? जलीकरण कहते हैं, या क्लोरीकरण कहते हैं, या निष्पातन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निष्पातन। क्या हो जाएगा? निष्पातन। यानी कि सीमेंट और जल के मध्य जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम निष्पातन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेड नाइट्रेट जो जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। यदि हम लेड नाइट्राइट को जोरदार ढंग से, यानी कि अधिक मात्रा में यदि हम गर्म करते हैं तो उससे जो भूरे रंग की गैस निकलती है हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, या फिर नाइट्रेट डाइऑक्साइड कहते हैं, या डाई नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं, या नाइट्रोजन पेंटोक्साइड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि यदि हम लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी रंग को क्या कहते हैं? नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व क्या है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन में लिया गया है? तो किसका लिया गया है? एल्युमिनियम का लिया गया है, या फिर क्लोरीन का लिया गया है, या फिर कार्बन का लिया गया है, या फिर आयरन का लिया गया है। तो किसका लिया गया है? तो इसका लिया गया है आयरन का। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कि आयरन को लैटिन नाम में क्या है? फ्यूरम है। इसका लैटिन नाम क्या है? FERRUM है, फ्यूरम है। क्या है? इसका लैटिन नाम क्या है? फ्यूरम है। बाकी सबका लैटिन नाम नहीं होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि M2Mg प्लस O2 डैश 2Mg यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया को दर्शा रहा है? तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो इसका देखते हैं संयोजी अभिक्रिया है, या फिर अपघटन है, विस्थापन, या दोहरी विस्थापन है। तो यह एक कौन सी अभिक्रिया है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसे? तो संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक अभिकार को पदार्थ आपस में संयोग करके नया उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया।
तो यहाँ क्या हो रहा है, एक नया उत्पाद बन रहा है, यानी कि 2Mg+O2, यानी दो अलग अलग तत्व मिलके एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हम कैसे क्या कहेंगे, इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि किसका गलनांक सबसे निम्न होता है। चलिए देखते हैं, के यानी पोटेशियम का, या फिर Ga का, या फिर सोडियम का, या फिर बेरिलियम का। चलिए इसका देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा गैलियम का। इन सभी में से गैलियम का जो क्या होता है, गलनांक बहुत ही निम्न होता है। क्या होता है, गलनांक बहुत ही निम्न होता है। और इसका गलनांक कितना होता है, इसका यदि गलनांक आप लिखना चाहते हैं तो इसका गलनांक होता है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 29.76 सेंटीग्रेड होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, गैलियम का जो प्रयोग किया जाता है वो अर्धचालक में, किसमें, तो यह अर्धचालक एवं मिश्र धातु में, किसमें, तो मिश्र धातु में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या, अर्धचालक एवं मिश्र धातु में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक है जो कार्बनिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फॉस्फोरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। इसमें बताना है कार्बनिक अम्ल कौन सा है, इसमें साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा, साइट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। तो देखते हैं साइट्रिक अम्ल पाया किस में जाता है। साइट्रिक अम्ल है जो पाया किस में जाता है, यह आमतौर पर नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है और आंवला में पाया जाता है। क्या, तो नींबू में, संतरा में भी यह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कोहल में क्या होता है। क्या, अल्कोहल में क्या होता है, तो अल्कोहल में होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो O2 से होता है, या फिर CO2 से होता है, O3 से होता है, या N2 से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य क्या है। आपको बताना है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य है जल संवहन, या फिर खाद्य उत्पाद का संवहन करना, या फिर जल गैस का संवहन करना। तो जाइलम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, जल का संवहन करना। क्या होता है, जल का संवहन करना, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और एक फ्लोएम, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का काम है खाद्य उत्पादन। क्या है, फ्लोएम, फ्लोएम का जो काम क्या होता है, वो खाद्य का जो उत्पाद होता है उसका संवहन करता है। लेकिन जाइलम क्या करता है, तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, ज से क्या हो गया, ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि दोनों मैच कर रहा है। इसी तरह हम इसे रिलेट करके याद करेंगे, जल, ज से जल और ज से जाइलम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जाइलम हो जाएगा, यानी कि जल संवहन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो यह जो मुक्त करते हैं वह कौन सा गैस हो गया, वो ऑक्सीजन। क्या है, वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वो ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, और जो O2 होता है वो क्या करते हैं, O2 वो निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पोलियो और चेचक रोग होता है, जो पोलियो और चेचक रोग होता है वो कैसे होता है, किसके कारण होता है,
जीवाणुओं के संक्रमण के कारण, या प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण, या एलर्जी के कारण, या फिर विषाणुओं के कारण। तो जो पोलियो और चेचक रोग होता है वह होता है विषाणुओं वायरस के कारण। क्या होता है? विषाणु वायरस के कारण होता है और ये होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? बसीय पदार्थ यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा या कमजोरी या फिर वजन की कमी या परिपक्वता में से सभी। चलिए इसका नेक्स्ट देखते कि वजन बसीय पदार्थ अधिक खाने से मोटापा होगा। क्या होगा? मोटापा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका की जो पाचन थैली होती है उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गोल्जी काय कहते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या फिर राइबोसोम कहते हैं, या फिर लाइसोसोम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि जो कोशिका में पाचन थैली होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है, या फिर रुधिर में पाया जाता है, या उपास्थि में पाया जाता है, या फिर लसिका में पाया जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो ऑस्टियोसाइट है वो कहाँ पाया जाता है? वो अस्थि में पाया जाता है। कहाँ पे? अस्थि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोसोम होता है। एलोसोम जो होता है वह क्या होता है? एलोसोम क्या है? एलोसोम है वह क्या है? तो कोशिकांग है, या फिर पादप हार्मोन है, या फिर लिंग गुणसूत्र है, या फिर एलोल है। तो वह क्या है? तो वह हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। क्या है? तो एलोसोम है जो क्या है? एक लिंग गुणसूत्र है। क्या है? एक लिंग गुणसूत्र है। चलिए मेरा यह 25 क्वेश्चन का एक सेट समाप्त हो गया।